अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए देखते हैं क्या है खास आपके लिए आज के कार्यक्रम। अधिक उत्पादन हेतु गन्ना की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। अच्छी आय हेतु गुलदाउदी की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। हमारे प्रदेश में गन्ने की फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं में खड़ी है, लेकिन इन दिनों खेतों में जल जमाव, बीमारियों और कीटों जैसी समस्या देखी जा रही है, जिसका समय से समाधान अगर ना किया जाए तो उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। तो किसान भाइयों, इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र माधोपुर, जिला पश्चिम चंपारण के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र कुमार। किसान भाइयों को इस समय गन्ना की फसल में बहुत ही जरूरी है कि अपने खेतों में घूमते रहें, उसको देखते रहें, क्या कमी है उस तरीके से उसका निदान करें। इस समय बरसात के मौसम में जिन किसान भाइयों के खेत में जल जमाव की समस्या गन्ने की फसल में लगी हो, यथाशीघ्र उसको निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर अधिक दिनों तक, एक सप्ताह से ज्यादा दिनों तक अगर गन्ने की फसल में जल जमाव होगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे पौधे पीले होने लगते हैं और उनकी बढ़वार भी रुक जाती है और उसमें चीनी की मात्रा भी कम जमती है। उसके उपरांत अगर जल जमाव थोड़ा कम हो गया हो तो निश्चित रूप से उस अपने गन्ने के खेतों में यूरिया का 4% घोल का छिड़काव अवश्य करें, जिससे गन्ने के पौधों को जो है भोजन मिलता रहे। गन्ने के खेतों से जब पानी निकल जाए उस समय पोटास की कम से 20 से 25 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की पत्तियों में छिड़काव करेंगे तो गन्ने के तनों में मजबूती प्रदान करेगी और धीरे धीरे हमारे गन्ने की बढ़वार तेजी से होगी। गन्ने की फसल में जल जमाव की समस्या के कारण इस समय आंधी भी चलने के कारण गन्ने के गिरने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। अगर हमारा गन्ने की फसल गिरेगी तो जो गन्ना गिरेगा उसकी आंखों से दूसरा पौधा निकलना प्रारंभ हो जाएगा और उसमें से दूसरी आंखों से पौधा निकलेगा तो हमारे मुख्य फसल में चीनी की मात्रा कम होने लगेगी। तो निश्चित रूप से इस समय जो सितंबर का महीना चल रहा है, अपने गन्नों को बांधने का काम अवश्य करें। जो क्रॉपिंग कहलाता है, 2 पत्तियों को गन्नों को मिला करके उसमें कुछ सूखी पत्तियों को लेकर कुछ हरी पत्तियों को लेकर के दोनों को जो है एकांतर विधि से पत्ती रस्सी विधि के द्वारा जो है गन्ने की फसल को बांधे। इस समय बरसात के समय में प्लासी बोरर की कीड़ों की संभावना अधिक हो जाती है। गन्ने के पौधों के ऊपर से 3-4 पोरियों में जब देखेंगे अगर ये प्लासी बोरर लगा हुआ है तो उसमें कई हजारों छिद्र दिखाई देंगे और उसमें से बुरादा निकलता दिखाई देगा। अगर तेज हवा बहेगी तो गन्ना ऊपर से चट की आवाज के साथ टूट जाता है। तो उसमें किसान भाई अपने खेतों में घूमते रहें, इस तरह के पौधों को अवश्य खेत से यथाशीघ्र निकाल के फेंक दें। अपने खेतों में देखें अगर कोई पौधा जो है पत्तियों ऊपर से पीली दिखाई दे या गन्ने को अगर
जो पीली दिखाई दे रही हैं, उस गन्ने को उखाड़ करके उसमें चीड़ करके देखें। अगर उसमें लाल धब्बे की तरह अगर दिखाई दे तो वह लालसर रोग कहलाता है। यह बहुत ही घातक रोग है, यह पूरे खेत को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरीके के लालसर रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़ कर उसे अलग जो है कहीं दूसरी जगह गाड़ दें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी आय हेतु गुलदाउदी की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फूलों की बढ़ती मांग किसानों को इसकी खेती की तरफ आकर्षित कर रही है, जिसके अंतर्गत किसान भाई विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती कर रहे हैं। अगर हम गुलदाउदी की बात करें तो इसके आकर्षक फूल और फूलों की अच्छी मांग के कारण किसान अधिक आय ले रहे हैं। तो आइए इसकी खेती पर विधिवत जानकारी लेते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार से। गुलदाउदी एक ऐसा फूल है जिसको आप वर्ष भर उगा सकते हैं और इसका पौधा वर्ष भर रहता है, क्योंकि जो हम लोग पौधा लगाते हैं शुरू में उसके फूल, ये उसकी रोपाई का जो समय है वो जुलाई अगस्त में शुरू करते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू करते हैं और जुलाई अगस्त सितंबर तक उसको लगाते रहते हैं। उसके बाद अक्टूबर से हमें फिर इसका फूल मिलना शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इसका फूल मिलता रहता है और ये एक ऐसा फूल है जिसको किसान भाई आसानी से उगा सकते हैं। इसका जो हम पौधा लगाते हैं किसान भाइयों, वो कलम से तैयार करते हैं। कलम लगाने का जो सबसे अच्छा समय है वो 15 जून के बाद लगाना शुरू कर देते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने की बात ये होती है कि ये जो पौधा है झकड़ा जड़ों वाला होता है, इसकी जड़ें जो हैं ऊपर ही रहती हैं, इसलिए पानी से इसको बहुत नुकसान होता है। तो जब भी रोपाई करें कलमों की, आप कम से कम जमीन से 9 इंच ऊंची क्यारियां बना लें और क्यारियों के दोनों तरफ 1-1 फुट की या 9-9 इंच की नालियां बना दें और क्यारी कम से कम जमीन से 9 से 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। क्यारी की जो चौड़ाई है लगभग 1 मीटर होनी चाहिए, जिससे आपको बाद में निकाई गुड़ाई करने में क्यारी के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा। आप बाहर खड़े होकर उसकी निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। जब आपकी कलमों के लिए आप रोपाई शुरू करें, ये अवश्य देख लें शाम के समय रोपाई करें। रोपाई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी लगभग 6 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 2 या 3 इंच रखते हुए उसकी रोपाई कर देते हैं। ये अवश्य देख लें कि अगर उसमें क्यारी में कोई बीमारी वगैरह आने की संभावना है तो जो क्यारियां हमने बनाई हैं उसको पहले ही उपचारित कर लें। उपचारित करने के लिए आप गर्मी में जो है उसको पॉलीथीन शीट से कवर करके भी उपचारित कर सकते हैं या रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं उसका। इसमें लगाने के बाद भी विशेष ध्यान यही रखना है कि क्यारियों में कभी भी पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी नहीं भरना चाहिए। अगर 1-2 घंटे भी पानी इसमें भर जाएगा तो पौधे के मरने की पूरी संभावना है। और इसमें किसान भाई ये देख लें कि कौन सी हम किस्म लगा रहे हैं, कटे फूल के लिए ले रहे हैं या लूज फूल के लिए ले रहे हैं। अगर कटे फूल के लिए ले रहे हैं तो उसमें एक तना रखना होगा हमें, बाकी जो शाखाएं उनको हाथ से तोड़ते रहेंगे। अगर हम लूज फूल के लिए ले रहे हैं तो उसमें हमें फूलों की संख्या ज़्यादा चाहिए, तो जो मुख्य वृद्धि कलिका है उसको तोड़ देंगे। जब उसको तोड़ देंगे तो उसमें साइड में और शाखाएं निकलेंगी। अगर आपको लग रहा है कि हमें अभी और थोड़ा देर से फूल लेना है और इसको और फूलों की संख्या ज़्यादा चाहिए तो एक बार उसको और तोड़ सकते हैं। उसके बाद
इसको फिर आप नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा तोड़ने पे इसको फिर बाद में फूल नहीं आएगा, इसलिए 2 बार से ज़्यादा इसकी तोड़ाई नहीं करते हैं। 2 बार तोड़ने के बाद किसान भाई देखेंगे कि एक पौधे पे 20 से 25 या 30 फूल तक प्राप्त हो जाते हैं, जो कि आपका जरबेरा की जगह पे या जो सजावट के लिए जो गुलदस्ते लगाते हैं शादी विवाहों में या मंडप सजाने के लिए उसमें प्रयोग करते हैं, उसमें किसान भाई इसको प्रयोग के लिए इसको बेच सकते हैं। जब आपने फूल उसका काट लिया, ये फूल काटने के बाद फरवरी मार्च तक पौधा हरा रहता है। जब फरवरी मार्च में जो मुख्य पौधा था वो सूख जाएगा और उसके नीचे से जड़ के पास से कुछ और शकर से, जिसको कंद कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं, कलियां निकलना शुरू हो जाती हैं और लगभग 15 से 20 दिन में वो कलियां 6 इंच से लेके 9 इंच तक की हो जाती हैं। उनको हम अलग करके दोबारा उसकी रोपाई कर सकते हैं, जो हमारे अगले साल के लिए पौधे बनाने के काम आएंगी, या उसको अगर डायरेक्ट लगा सकते हैं तो वो हमारे नए पौधे के रूप में, फूल के पौधे के रूप में भी प्रयोग की जा सकती हैं। 1 हेक्टेयर में किसान भाइयों कम से कम आपको 200 से 250 कुंटल फूल आपको मिल जाएंगे, अगर लूज फूल के लिए लगा रहे हैं तो। अगर कटे फूल के लिए लगा रहे हैं तो उसको आपको उसमें से कम नहीं तो आपको 8 से 10 हजार फूल उसमें मिल सकते हैं आपको। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे, एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। फसलों की अच्छी पैदावार हेतु उर्वरकों की प्रयोग विधि। तन और मन की तंदुरुस्ती, घर की साज सज्जा या परिवार की हो सेहत का सवाल, घर में और बाहर एक साथ सही संतुलन बनाना, या खुद को हो सजाने संवारने का सवाल। इन सभी पहलुओं पर सही टिप्स जानिए। देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषक अक्सर रासायनिक उर्वरकों को व्यवहार में लाते हैं, लेकिन किसान भाइयों को फसलों में किस अवस्था पर कितना और कौन सा उर्वरक प्रयोग में लाना है, इस विषय पर जानकारी नहीं होती है, जिससे फसलों की बढ़वार तो बाधित होती ही है, साथ ही खेती लागत भी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसल में उर्वरकों का प्रयोग किस तरह से और कब करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के डॉक्टर राजेश कुमार। किसान बंधु, उर्वरकों का उचित व्यवहार कैसे करें, ये बहुत ही आवश्यक होता है जानना, क्योंकि यह एक एक्सपेंसिव माने खर्चीला है। हम उर्वरक ले आते हैं, भूमि में अपने फसलों में उपयोग करते हैं, परंतु इसका ह्रास हो जाता है। सही मात्रा, सही जानकारी नहीं होने से हम उसका अच्छा प्रभाव नहीं ले पाते हैं। तो किसान बंधु कुछ बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो निस्संदेह उर्वरकों से अब अच्छा उसका इफिशिएंसी और उपयोग हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप जितना हो सके जैविक खादों का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके बाद उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण आप मिट्टी जांच के आधार पर कराएं। किसान बंधु ये ध्यान दें, किसी भी उर्वरक का प्रयोग आप बीज के संपर्क में ना करें, अर्थात बीज की जो पंक्ति है उस पंक्ति से 1.5 इंच अलग पंक्ति बना करके उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद किसान बंधु को नत्रजन, नाइट्रोजन युक्त जितने भी उर्वरक हैं उनके व्यवहार में ध्यान देना चाहिए। कभी भी उर्वरकों में, नत्रजनीय उर्वरकों में उसकी पूरी मात्रा एक बार खेत में हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि किसान बंधु जानते हैं अगर एक बार इसकी मात्रा देते हैं तो एक लंबे अंतराल पर समय समय पर नत्रजन पौधों को प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा अचानक बढ़ार हो जाएगी और समय पर जो इसमें फल फूल लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है। तो किसान बंधु ये विशेष रूप से ध्यान दें
कि नत्रजन उर्वरकों का प्रयोग मिनिमम 4 या 5 इस भागों में बांट करके अगर उपयोग करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पाया गया है। ये विशेष रूप से हमें किसान बंधुओं को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगर आप नत्रजनीय उर्वरकों की हरास को कम करना चाहते हैं तो नीम कोटेड यूरिया का उपयोग कीजिए। इससे क्या होगा कि यूरिया में जो नत्रजन है वो धीरे धीरे रिलीज होता है और इसकी हरास को कम करता है और पौधों को उपलब्ध होता है। इस तरह से हम नत्रजनीय उर्वरकों की जो इफिशिएंसी है उसकी क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद किसान बंधु ध्यान दें, अगर आपकी भूमि अधिक सैंडी सॉइल है या बलुआही भूमि है तो उस खेत में आप पोटास को 2 किस्तों में बांटकर उपयोग करने से यह शोध के द्वारा देखा गया है कि लाभदायक होता है, अच्छा उसका रिजल्ट आता है। किसान बंधु को ध्यान रहे, किसी भी भूमि में फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग एक बार ही करना चाहिए। इसमें स्प्लिट डोज की राय नहीं दी जाती है। एक बार ही इसका प्रयोग किए तो ये प्रभाव आपको सबसे अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ एक और बात हम कहना चाहेंगे किसान बंधु को कि जब भी आप जिंक का उपयोग करते हो तो इसमें किसी भी फास्फोरिकों के साथ में इसका मिश्रण तैयार न करें, क्योंकि इससे क्या होगा, फास्फोरस और जिंक फास्फेट बना के भूमि में फिक्स हो जाएगा, पौधों को उपलब्ध नहीं। तो हमें प्रायः यह कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह जिंक का अगर उपयोग करना हो तो इस फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर के साथ मिक्सचर ना बनाकर दोनों का अलग अलग प्रयोग करें। इसके साथ साथ एक बात और हम कहना चाहेंगे किसान बंधु को अगर आप अमोनियम सल्फेट या यूरिया का लगातार उपयोग करते हैं तो प्रायः यह देखा जाता है कि भूमि में अम्लीयता एसिडिटी बढ़ती जाती है। तो इसके लिए 4 या 5 साल के अंतराल पर निश्चित रूप से आप जो है चूने का उपयोग करना चाहिए। इसकी मात्रा का निर्धारण अम्लीयता के आधार पर होती है जो जांच के द्वारा बताई जाएगी। तो उपयुक्त बताई गई बातों को अगर किसान बंधु ध्यान रख करके उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो कम उर्वरकों में अधिक पैदावार ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला दुमका से घनश्याम यादव जी ने। यह दुधारू पशुओं का पालन करते हैं तथा इनके कुछ पशुओं में परजीवियों की समस्या है। यह इनके निराकरण पर जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो रेनी सीजन होता है, बरसात के शुरुआत में अठगोड़वा जिसको टिक्स एंड माइट्स बोलते हैं, इसका प्रकोप काफी बढ़ जाता है। अठगोड़वा सिर्फ ये खून ही नहीं चूसता है, ये एक बहुत बड़ा डिजीज का कैरियर है। जैसे जो भी ब्लड हीमोप्रोटोजोअल डिजीज है, जो खून में प्रोटोजोआ पाया जाता है, उसका बीमारी जैसे सर्रा के नाम से जिसको जानते हैं, ट्रिपनोसोमियासिस या थलेरियोसिस या बेबेसियोसिस, इन सब का एक मुख्य कैरियर है ये टिक्स एंड माइट्स। इसलिए इनका कंट्रोल करना जरूरी है। साल के बाकी समय में इनका प्रकोप कम होता है, लेकिन रेनी सीजन का जो फर्स्ट हाफ जो होता है, शुरू का जो बरसात का सीजन होता है, उसमें तापमान और नमी काफ़ी बढ़ जाता है, जिस वजह से अठगोड़वा का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पशुपालक बंधु अक्सर उसके लिए दवा लगाते हैं और प्रत्येक सप्ताह वो 1 सप्ताह के अंदर ही फिर से वापस आ जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए जो भी पुराना दवा है, जो डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, जो बोटॉक्स नाम से दवा जो बाजार में उपलब्ध है, ये काफ़ी हद तक रेसिस्ट कर गया है और उतना कारगर नहीं है इसके कंट्रोल में। इसलिए पशुपालक बंधु इसको कंट्रोल करने के लिए दवा, तो जो नया दवा है जो कम रेसिस्टेंट है, जैसे अमितराज की दवा है और एपिप्रिनोमेक्टिन की दवा है, उसका इस्तेमाल करें उसके शरीर पर लगाने के लिए। दवा लगाने के लिए जो मात्रा निर्धारित है उसको पानी में मिला करके सुबह के टाइम में ही लगाएं, जब धूप नहीं हो उसी समय, क्योंकि धूप में अगर लगाएंगे तो उसमें हाइपर सेंसिटिविटी होगा। शरीर पे लगाने के अलावे जो जैसे हम लोग जानते हैं कि अठगोड़वा जो जहाँ पे शेड में जानवर रहता है, आसपास के नीचे दरार में या कोने में काफ़ी बैठा रहता है। ध्यान रखें कि जब भी अठगोड़वा की दवा जानवर के शरीर पे लगाएं तो निश्चित रूप से उस शेड में भी उसका छिड़काव करें। शेड में छिड़काव करने के लिए जो दवा आप शरीर में लगा रहे हैं वही दवा आप
का भी छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो डेल्टामेथ्रिन साइपरमेथ्रिन का भी छिड़काव कर सकते हैं शेड के अंदर में। चूना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो दोबारा वापस नहीं आए। इसके लिए कुछ इंजेक्टिबल दवा है, जैसे आइवरमेक्टिन की दवा है जिसको चमड़े में देते हैं, वो भी दे सकते हैं। इससे भी अठगोड़वा का काफ़ी कंट्रोल रहता है लंबे समय तक। अठगोड़वा है ये क्रॉस ब्रीड जो जानवर है, संकर नस्ल के जो जानवर है, जैसे HF होल्स्टीन फ्रीजियन का जो क्रॉस है उसमें इसका प्रकोप ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्किन पतला होता है, चमड़ा पतला होता है, जिससे उनको खून चूसने में सहूलियत होता है और इस वजह से उसमें ज़्यादा अठगोड़वा का प्रकोप होता है और वो ज़्यादा ससेप्टेबल है उसके लिए। इसलिए जो भी जर्सी का क्रॉस या फ्रीजियन का क्रॉस जो नस्ल की जो संकर नस्ल की गायें हैं उनमें बिल्कुल एक बहुत कम इंटरवल पे आपको लगाना होगा, तभी ये कंट्रोल होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मटर के अच्छे उत्पादन हेतु की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।